प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 12 नवंबर को आपकी नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा होने जा रही है। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ विषय की वीडियो के साथ मैं देवीलाल साहू गवर्नमेंट हाई स्कूल उरपाना गंजा से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके मैथ विषय के लिए काफ़ी मददगार होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन होगा। तो हमें पता है कि गोले का आयतन किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r3। तो यानी कि इसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, और त्रिज्या कहाँ से प्राप्त करेंगे, इस क्षेत्रफल से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो ये कितने के बराबर है, ये है 324 पाई। तो इसमें हम r ज्ञात करेंगे, तो पहले r² ज्ञात होगा। r² बराबर क्या आएगा, 324 पाई और 4 पाई r की तरफ है, ये मल्टीप्लाइकेशन है, और 4 पाई दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4 पाई क्या हो गया, आपके भाग में हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 324 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81। तो आपका r² बराबर कितना आया, 81 आ जाता है। r बराबर क्या आएगा, 81 का अंडर रूट आ जाएगा। 81 का अंडर रूट कितना होता है, बराबर आपका 9, यानी कि त्रिज्या आपको 9 प्राप्त होती है। तो अब त्रिज्या 9 लेके क्या है, हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो अब हम आयतन ज्ञात करेंगे, 4/3 पाई गुना में r3, 9 गुना में 9 गुना में 9। तो 3 से 3 तिया 9 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 नहीं, 9 नहीं 81, 81 को 4 तिये 12 से गुना कर दो, तो 12 एकम 12 का 2 हासिल, 12 × 96 एक 97, 972। और पाई का पाई और सेंटीमीटर की क्या आ जाएगा, क्यूब, क्योंकि क्या है, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर में आता है। तो आंसर नंबर आपका 1 क्या है, इसमें सही है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आयतन 6160 सेंटीमीटर की 3 है। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, पाई r² बराबर कितना है, 154 है। तो हम क्या है, पहले r² निकालते हैं, तो 154 बटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 154 बटा में 22/7 का हम हल करेंगे तो 7 बटा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 सत्ता 154, 7 × 7, और r कितना आई आपकी, r आई 7 × 7 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपकी त्रिज्या आ जाएगी। अब त्रिज्या से हम क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ऊंचाई की जरूरत होगी। तो अब आयतन किसके बराबर है, आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, तो आयतन होता है पाई r² h। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ये कितने के बराबर है, ये है 6160 सेंटीमीटर की 3। तो इसमें क्या है, पाई 22/7 है, r कितनी आई थी हमारी 7, और h आ जाएगी। तो h बराबर आ जाएगी 6160 बटा में पाई आ गया, और क्या है, r² आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 6160 बटा में
22/7 बटा में था तो 7 बटा क्या हो जाएगा 22, और नीचे क्या है 7 × 7, ये क्या थी त्रिज्या थी हमारी। 7 से 7 कैंसिल, और 22 से इसको कैंसिल करेंगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो ये बच गया आपका यहाँ पे 17, 22 8 176, जीरो यानी कि 280 पे कैंसिल हो गया। 7 चौक 28 40, तो ये आ गया आपका ऊंचाई आ गई 40 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी हाइट आ गई। अब क्या करेंगे, त्रिज्या हमारी आई थी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई आई है हमारी 40 सेंटीमीटर। तो अब बड़ी आसानी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h। तो क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इसमें वैल्यू रख देंगे, ये वक्र पृष्ठीय है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 2πr/r प्लस में h। जबकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय यहाँ नहीं ज्ञात करना है, यहाँ हमें केवल क्या है वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है। तो ये सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय का नहीं लगाएंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे 2πr/h में। तो 2πr/h में 2 गुना में 22/7 गुना में r 7 आई थी, गुना में h कितनी आई हमारी 40। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब गुना बच गई हमारी 22 की, 2 की और 40 की। तो 22 दूनी 44, 44 को 40 से गुना करेंगे, 44 को 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 1760 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो आंसर नंबर 2 हमारा सही है। तो इस प्रकार हम क्या है बेलन के आयतन और के आधार के क्षेत्रफल की सहायता से हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है, गोलियों की संख्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम गोला है तो जो बड़ा गोला है उसके आयतन को छोटे जो गोलियां हैं उसके आयतन से भाग दे देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो मतलब क्या है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, ये बड़े गोले का आयतन आ जाएगा, और छोटी गोलियों का आयतन 4/3 πr3। इसमें क्या है छोटे वाले त्रिज्या। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, मतलब क्या आएगा r3/r3। तो बड़े वाले की क्या है 8 गुना 8 गुना में 8, और छोटे वाले की त्रिज्या है 2 गुना में 2 गुना में 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो ये 8 से कट गया, तो कितना आ गया 8 64 गोलियां आपकी क्या है बनाई जा सकती है। तो 64 उत्तर नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, तो ऊंचाई क्या है 14 है और त्रिज्या कितनी है 6 है। तो शंकु का आयतन, तो शंकु किस प्रकार क्या करती होती है, इस प्रकार की क्या जैसी जोकर की टोपी होती है उस आकार क्या करते को क्या बोलते हैं शंकु। तो शंकु में ये ऊंचाई होती है, ये तिरछी ऊंचाई एल होती है, ये एच होती है, और ये क्या होती है आर होती है। तो इसमें शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 πr²h ये शंकु का आयतन है। इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो 1/3 गुणा में पाई 22/7 लेनी है, ऊपर बताया गया है इसमें, गुणा में आर कितनी है 6 गुना 6, और गुणा में एच कितनी है आपकी 14। तो इसको सरल करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब गुना बच गई 22, 6 और 2 2, 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 की और 22 की गुना 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52, 528 सेंटीमीटर की 3, क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर में आता है। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई
1/2 सेंटीमीटर है। ऐसी 50 शक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवर्तीय बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, गोल चक्कर है और उसकी मोटाई क्या है 1/2 सेंटीमीटर। तो उसको बहुत सारी जब ये ऐसी गोलाइयाँ ऊपर रखेंगे तो एक बेलन जैसी आकृति बन जाएगी। तो उस बेलन का क्या है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो इसमें क्या है हमारा 2 गुना में पाई 22/7 लेनी है हमें, गुना में आर कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और एच इसमें कितनी आ जाएगी, एक जो शक्ति है उसकी 1/2 सेंटीमीटर है तो 50 शक्तियाँ रखनी है, तो 50 के 1/2 कितना हो गया 25। तो इसकी जो बेलन बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि आधा सेंटीमीटर क्या है एक शक्ति की मोटाई है, तो 50 शक्तियों की मोटाई होगी 1/2 गुना 50 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आ गया 22 दूनी 44 और 25 की गुना, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, 1100 सेंटीमीटर की 2, ये यानी कि ये नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। समीकरण ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी के मूल है। तो मूल किसके बराबर होता है, बी माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac बटा 2a। तो क्या है आपका नंबर 3 सही हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac बटा 2a, ये आपका क्या है राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। x माइनस 2a एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2a का माध्य है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये 1 2 3 4 5 पद है, एक पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा, 5 पद है। तो पांचों का जोड़ करके क्या कर देते हैं हम 5 से भाग दे देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा माध्य। माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग कितना आएगा एक बार देखते हैं, इसका योग करते हैं। तो योग करते हैं तो ये 2a क्या है प्लस का है, ये 2a माइनस का है, जोड़ करते वक्त ये 0 हो जाएगा, और ये a माइनस का है और ये a प्लस का है, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब कितना बच गया आपका x, x 2x, x 3x, 4x और 5x। तो 5x क्या आ गया योग बटा में आंकड़ों की संख्या है 5, तो 5 से 5 कट गया, आंकड़ों का मध्य कितना है आपका x। तो ये आंसर नंबर 1 आपका राइट होगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न नंबर 8 में सत्य कथन है, उसको हमें क्या टिक करना है। तो कथन नंबर 1 है सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले तो क्या है आपको पूर्णांक और पूर्ण संख्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देते हैं हम नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, क्या है ये अंक अनंत तक आगे जाते हैं, जो संख्या गिनने के काम आती है वो नेचुरल नंबर होती है। अगर इसमें हम 0 और शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है, फिर ये क्या बन जाती है होल नंबर बन जाती है। इसको W से प्रकट करते हैं पूर्ण संख्या। तो इसमें 0 1 2 3 यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल होने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में क्या है 0 1 2 और प्लस के क्या है सभी अंक, और इसी तरह दूसरी तरफ -1 -2 यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक और 0 मिलकर क्या बनते हैं पूर्णांक बनते हैं। तो सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये कथन गलत है, क्यों, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक अंक भी होते हैं जो पूर्ण संख्या में नहीं होते। पूर्ण संख्या में धनात्मक अंक और 0 ही होती है, तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन लेते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होती है, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर क्या ना हो 0 नहीं हो, p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर ना हो
जीरो के, क्यू का मान जीरो ना हो, यानी एस पटार के रूप में लिखा जा सके और हर जीरो ना हो, वो परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या है, पूर्णांक में क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1/2 है, तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य। तो आगे है प्रत्येक, ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी होती है कि ऐसी संख्या जिसको क्या है p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके, यानी कि जिसका दशमलव, ऐसी दशमलव भिन्न जो जिसका क्या है मान अशांत अनावर्ती होता है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। और नंबर 4 स्टेटमेंट है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है जिसमें क्या है, परिमेय और अपरिमेय जो मिलकर संख्या बनती है वो क्या है, वास्तविक संख्या होती है, जिसमें क्या है अशांत दशमलव भिन्न भी आ जाती है अनावर्ती, और क्या है परिमेय संख्या यानी कि अंश बटा हर वाली संख्याएं भी आ जाती है। तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो ये स्टेटमेंट ये आपकी गलत है, यानी कि इसमें सत्य कौन सी बात हुई, सत्य 3 नंबर आपका क्या है, आंसर सही होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2 गुना में cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसमें से क्या घटाना है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 गुना में sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। तो ये कितना आया, वर्गमूल 3/4 माइनस में यहाँ भी वर्गमूल 3/4, वर्गमूल 3/4 में से वर्गमूल 3/4 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। तो आपका आंसर नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 11 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो कोट थीटा बराबर है। तो tan थीटा बराबर होते हैं लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 3/4। और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है इसमें 4 और लंब कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 है कोस 45 और साइन 30 डिग्री का मान है। कोस 45 का मान होता है आपका 1/2, 1/2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना में साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। तो कितना आया आपका 1/2 वर्गमूल 2। तो प्रश्न नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है आपका, tan 13 डिग्री बराबर है, तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा। तो tan है 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, तो 90 डिग्री माइनस में क्या कर देते हैं 77 कर देते हैं। 90 में 77 गया कितना डिग्री आ जाएगा 13 डिग्री आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये कोट थीटा। तो कोट कितना डिग्री आ जाएगा आपका 77 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोट 77 डिग्री, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासा क्या होता है, जो हम लूडो खेलने के लिए जिस पे 1 से 6 तक अंक होते हैं, 6 उसके फलक होते हैं,
उसको पासा बोला जाता है। तो उसके ऊपर अभाज्य संख्या, तो उस पर कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो उसमें से अभाज्य संख्या कितनी है वो पहले हम देखते हैं, उसके बाद उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 और ये 6 अंक होते हैं। इसमें से अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, किसी में काउंट नहीं होती, क्योंकि भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक का केवल एक गुणनखंड होने के कारण ना भाज्य में आती है ये, ना अभाज्य में आती है। तो अभाज्य संख्या है आपकी एक तो 2, एक 3, एक 5, ये 3 संख्या अभाज्य है। तो 3 बटा में कुल संख्या कितनी है? 6। प्रायिकता आ गई आपकी 1/2। प्रायिकता का मतलब संभावना। तो संभावना क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितनी है अभाज्य संख्या की? 1 2 और आपकी क्या है ये 5 3 नंबर। 3 संख्या अभाज्य है, तो 3 बटा में कुल, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो ये क्या आ जाएगी आपकी प्रायिकता आ जाएगी। तो 3/6 मतलब 1/2।